आज का जो वीडियो है ये सूर्य और चंद्रमा की युति पर होने वाला है। और मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर कोई आपने बुक कोई ऐसी जगह पढ़ा है कि सूर्य और चंद्र का कंजंक्शन ऐसा होता है, एक लाइन में कहीं उसको बता रखा है, तो हम तो उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। बिकॉज सूर्य और चंद्रमा का मिलन अलग अलग लग्न और अलग अलग भावों में अलग अलग प्रकार का फल देगा। ठीक हो गया। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, जो गौर करने वाली बात है, सूर्य और चंद्रमा की युति लग्नेश क्या है इस पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। वो अभी आप समझ लेंगे, लेकिन हम जब भी युति पढ़ेंगे तो उसका क्या, उसको किसका कारक है, ये तो हमें सामने रखना ही पड़ेगा। तो सूर्य और चंद्र का मिलन का सामान्य अर्थ क्या कह सकते हैं भाई? सूर्य और चंद्रमा किसका? सूर्य यानी जो आत्मा से संबंध बताता है उसको हम सूर्य, सभी का जो चर आत्मकारक है। ठीक हो गया। सॉरी, सबका जो परमानेंट आत्मकारक होता है, चर आत्मकारक जो बदलता रहता है। तो जो सबका आत्मकारक है वो तो सूर्य रहेगा। चर आत्मकारक तो डिग्री वाइज आप निकालते हैं, वो आपने जेमिनी पद्धति में जाना है, तो आत्मा का कारक है। ठीक हो गया। हमारी जो इनर कॉन्शियस कह सकते हैं, हमारी इनर एबिलिटी कह सकते हैं, और फिर मन, जब इनका मिलन होता है तो हम उसको सूर्य और चंद्रमा का मिलन कहते हैं, जिसको हम अपने उसमें हठ योग भी कह देते हैं। हा जमा ठा, हा मतलब सूर्य, ठा मतलब चंद्रमा। राजा और रानी का मिलन भी इसको कहा जा सकता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा है कि भाई राजा रनिवास में गया है, लेकिन अब एक बात हमें ध्यान रखनी है, जब राजा रनिवास में जाता है तो पराक्रमी बल अपने ऑफिस में रख कर जाता है। शायद आप ये बात समझ में आ रहे होगा आपको। अगर कोई जातक आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बहुत ज्यादा मतलब अपने उसका बहुत बॉसी होकर बैठेगा, तो वो जब सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं तो वो बली चाहे कितना हो, लेकिन वो फिर आदेश देना कम कर देता है। बिकॉज राजा रनिवास में जाकर बॉसी थोड़ी होता है, वहां तो उसको एक प्रकार से उसको बहुत प्रिय है रनिवास, लेकिन वो अपने जो कहते हैं कि जो पूरा दल बल को त्याग कर रनिवास में जाता है। ठीक हो गया। तो उसका एक धनात्मक पहलू क्या है, हमारे सिद्धि की बात से देखें बहुत बहुत बढ़िया है, लेकिन कई जो ज्योतिषविद है इसका ऋणात्मक पहलू क्या मानते हैं कि भाई जो सूर्य ऑफिस में पूरा भव्यता के साथ बैठता है, वो ऐसा रनिवास में थोड़ी बैठता है। ठीक हो गया। तो हम अगर अपने किसी मन को शांत कोई साधना की दृष्टि से पा रहे हैं तो ये चंद्रमा और सूर्य का मिलन बहुत बढ़िया है। और कहीं किसी को बार बार बॉस की तरह आदेश देने का बल ज्यादा देखना है, तो फिर वो सूर्य अगर चंद्रमा से सामने हो, एग्जैक्ट सामने, तो सबसे बढ़िया बल मिलता है। अगर उसको राशि का भी बल मिल जाए तो वो फिर आदेश देने की मुद्रा में बहुत बढ़िया होता है। आपको पता है आदेश जब ज्यादा निकलता है तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा अहम भी होता है। तो संसार को चलाने के लिए वो रूप एक ज्यादा अच्छा समझा जाता है संसार को चलाने के लिए। लेकिन जब हम कहते हैं ना लोक और परलोक, परलोक की बात ज्यादा समझनी है, वो उसको समझ में आएगी जिसका सूर्य और चंद्र मिला हुआ है, जिसकी सूर्य और चंद्रमा की युति है। तो अब ये हमारी प्रारब्ध कह ले, हमारी जरूरत कह ले, गलत तो हम कह नहीं सकते इस चीज को। कोई कहता है जी मेरा तो ये गड़बड़ हो गया। जब आप उसको समझ लेते हैं कि नहीं मेरी जरूरत ही है, तो फिर आप उसके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, आदेश देने से जरूरी नहीं उस आदेश की पूर्ति भी हो जाए। और कई लोग ऐसे हैं जिनका वो आदेश नहीं देते हैं, बट उनको सब वो जो इच्छा होती है सब पूरी हो जाती है। ये दो अलग अलग विषय हैं। सूर्य पूर्णिमा का माने सूर्य और चंद्रमा जब एक दूसरे के 180 डिग्री में होते हैं, सूर्य और चंद्रमा आपको पता है, तो ऐसी कंडीशन में वो आदेश तो देता है, पराक्रमी बना देता है ज्यादा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने आदेश दिया वो आदेश पूरा भी हो जाएगा। वो आपका लग्न, वो ग्रह कौन सी राशि में बैठा हुआ है, वो सब बातें इसमें मायने रखती है। ठीक हो गया। तो वो रनिवास में बैठा है, उसके धनात्मक और ऋणात्मक पहलू अपनी अपनी दृष्टि से ये आपको समझ में आए। इसको पिता और माता का मिलन भी कहा जा सकता है। अगेन वही वाली बात कुछ कुछ झलकती है। सामान्यतः पिता मतलब हमारे जो बाय डिफॉल्ट हमने तय किया हुआ है कि भाई ग्रह जो है वो ग्रहिणी मैनेज कर रही है,
और जो उसके स्वामी है, पिता, वो बाहर ज्यादा बली है, अपने कार्य को कर कर आते हैं, लेकिन वो जब थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, तो फिर वो वहां आते हैं। तो अगर आप रिलैक्सिंग मोड देखना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से तो अच्छा है, शांति, मुक्ति, मोक्षा। लेकिन वो ऑफिस को छोड़कर आए हैं, तो ये एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, जिसको कई दफा कहते हैं ना भाई, अमावस्या के नजदीक का जन्म कुछ विषयों के लिए कमजोर होता है। ठीक हो गया? तो आपको ये बात समझ में आ रही है? अमावस्या के नजदीक के जन्म की जो सबसे बड़ी विशेषता होगी, आप उसको कोई पारलौकिक विषय दें, वो बहुत बढ़िया से अध्ययन करेगा, बहुत बढ़िया उसका वो पहलू भी खोल सकता है जो सामान्य व्यक्ति जानता भी नहीं है, सोच भी नहीं सकता है। आए तो इसीलिए थे, अब अलग अलग प्रकार के सारे कर्मों में लगे, कोई इस काम में लग गया, कोई इस काम में लग गया, उसको अब ऑफिस में ही ज्यादा बली होना शायद संसार का सबसे बड़ा लक्ष्य उसको दिखाई देता है। ये लक्ष्य तो ये नहीं था, भेजा तो किसी और काम के लिए था, वो भूल गया, मैं कहीं यहां जॉब करने लग गया। उसके बाद वो कर्म जरूरी है, कर्म के बिना हम संसार को छोड़ नहीं सकते, लेकिन केवल उसी को सत्य मान लेना, इसका मतलब यह कि भाई आपके चार्ट में चंद्रमा सूर्य से ज्यादा दूर है, और जब हम संसार को थोड़ी, मतलब आम भाषा में कहें, ये संसार की दृष्टि से थोड़ा निरुद्देश्य भी रहता है। वो कब है? जब सूर्य और चंद्रमा का मिलन है, वो कठिन विषय समझ सकता है। ठीक हो गया? इसका अभी हम धन के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ रहे हैं। कई ऐसे बड़े बड़े आपने सुने होगा, बहुत बड़े बड़े राइटर हैं जो अमावस्या के नजदीक पैदा हुए, वो उन विषयों पर लिख सकते हैं जो कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ठीक हो गया? तो धन से तो हम इसका कोई ऐसा संबंध देख नहीं रहे, बट हाँ ये जरूर है कि वो थोड़ा सा एकांत या अंधकार के नजदीक उसको ज्यादा ठीक दिखाई देता है। ठीक हो गया? क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री पर होगा तो चंद्रमा भी पूरा बली होगा पूर्णिमा के नजदीक, लेकिन अमावस्या का जो चंद्रमा है वो एकांत से कुछ चीजें खोजने का प्रयास करता है। ठीक हो रहा है? आपको बात समझ में आ रही है? यहां पर क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस एंगल से नहीं समझना है, हमें यह समझना है कि वो एक अलग जरूरत पूरी करता है, पूर्णिमा का चार्ट, और ये अमावस्या का चार्ट जिसको हम सन एंड मून कंजंक्शन कहते हैं, ये एक अलग जरूरत पैदा करता है। ठीक हो गया? तो पिता और माता का मिलन वो रनिवास कह सकते हैं, क्योंकि रानी राष्ट्र की हमारे मां समान होती है, किसी राष्ट्र का राजा यानी पिता समान, और किसी राष्ट्र की रानी, ध्यान रखना है, वो राष्ट्र की रानी मींस उसको अपनी रानी करके नहीं जोड़ना है, वो रानी अगर वो है राष्ट्र की तो वो मेरे माता के समान है। ठीक हो गया? तो चंद्रमा को माता का दर्जा मिला हुआ है। अग्नि और जल का मिलन भी कहा जाता है, ये कई व्यक्तियों को समझना थोड़ा कठिन होता है कि भाई अग्नि को तो जल शांत कर देता है, तो फिर ये तो एक ऋणात्मक पहलू है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, सूर्य का अगर रौद्र रूप कहीं ज्यादा रहेगा तो वहां पर स्वाभिमान बढ़ते बढ़ते अहंकार आ जाएगा, लेकिन उस सूर्य को, जैसे सन बहुत आपको लग रहा है कि चंद्रमा के साथ आ गया तो वो अपने रुद्र रूप को थोड़ा कम कर रहा है, लेकिन कमांडर भी कहीं अच्छी मुद्रा में है, पराक्रम अच्छा है, तो बेशक से रनिवास में है, कमांडर अच्छी मुद्रा में है, तो आपके राष्ट्र पर कोई संकट आने वाला नहीं है। मींस जो जातक का चार्ट है, जो जातक को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके चार्ट पर कोई ऐसा संकट आने वाला नहीं है। ये बात आपको समझनी है। सूर्य कोई तलवार लेकर राष्ट्र की रक्षा नहीं कर रहा है। तो जब आपको कभी लगता है भी सूर्य और चंद्रमा का मिलन है, जरूर आपको मंगल की स्थिति देखनी है। अगर आपको पराक्रम में कहीं कमी दिखाई दे सकती है, अगर आपको लग रहा है कि इसके जीवन में पराक्रम कैसा रहेगा, मतलब इसको इनिशिएटिव लेने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मंगल देखें। फिर आप कहते हैं जी मंगल भी बढ़िया है, मंगल अच्छी स्थिति में बैठा है, उसको कोई वर्गोत्तम बल मिल गया है, उसको उच्च का बल मिल गया है, उसको उसका नीच भंग राजयोग में वो इन्वॉल्व हो गया है, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो सूर्य है, सूर्य और मंगल में हम काफी ज्यादा सिमिलरिटीज भी देखते हैं, उनके रत्नों के रंग के मामले में काफी ज्यादा उनमें सिमिलरिटीज दिखाई देती हैं। तो अगर सूर्य अपना अग्नि बल, क्योंकि अग्नि को कौन शांत करता है? केवल जल शांत करता है, बाकी और अलग अलग रूप हैं। आज भी हम कहते हैं अग्नि को हमने इससे शांत किया, जो बड़ी ज्वाला है, भयंकर अग्नि है, उसको तो जल ही शांत कर सकता है। बाकी ये सब और बहुत चीजें इस्तेमाल होती हैं, मतलब मैं आग बुझाने की बात कर रहा हूं कि भाई अलग अलग जगह आग बुझाने के लिए और बहुत तरीके इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो उस पर भारी पड़ता है वो तो जल तत्व ही भारी पड़ता है।
तो जब भी कभी हमें लगता है कि भाई सूर्य का रौद्र रूप किसी हाउस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, अगर वो मून के साथ इकट्ठा होकर बैठा है, तो फिर आप भूल जाइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपको बात समझ में आए? सूर्य और चंद्रमा का कंजंक्शन अगर हमारे कुटुंब भाव में हो जाए, ग्रह भाव में हो जाए, फिर अपने को प्रॉब्लम नहीं है वैसी, जैसा सूर्य का नेचर होता है। भाई वो तो उसका तो अलग प्रकार का स्वभाव, उसको तो ऑर्डर देना है बस। लेकिन हमारे कुटुंब में इस प्रकार का ऑर्डर देने वाला लहजा नहीं जमता है। लेकिन अगर वो चंद्रमा के साथ आता है, तो मैंने बोला अग्नि जो है वो अभी दब जाएगा, और वो मन से है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है उसको, सन को प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ठीक हो गया? और इसमें कई ज्योतिषविद कहते हैं कि भाई इसका अस्त होने का भी देखना चाहिए। हम बिल्कुल इस बात को एग्री करते हैं कि अस्त होने पर, यानी चंद्रमा बहुत क्लोज होकर जब अस्त हो जाता है, तो मन पर उसका प्रभाव पड़ता है सांसारिक दृष्टि से। लेकिन हमारा अपना जो भी हमने कुंडलियों से अध्ययन किया, उसमें ये एक एड ऑन जरूर रखना है कि जब भी वो राशि बल से बली है सूर्य और चंद्रमा का मिलन, तो एक अलग ही रूप देखने में आता है कि भाई चंद्रमा और सूर्य मिल जाएं, या तो वो स्वराशियों में मिले, मींस कर्क राशि में दोनों मिल जाएं, दोनों मित्र हैं, उनको वेलकम करने के लिए घर बढ़िया मिल गया, या वो सिंह राशि में मिले, ठीक हो रहा है, या वो मेष राशि में मिले, या वो वृषभ राशि में मिले। ठीक हो गया? बिकॉज उनमें से एक तो वहां एक्साइटेड है, सूर्य एक्साइटेड है, यानी एक्साइटेड यानी उसका पार्टी टाइम चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉल्टेड। कई लोगों ने कमेंट में लिखा था कि सर एक्साइटेड नहीं होता है, एक्सॉल्टेड होता है। तो वो ठीक है, आपने मुझे करेक्ट किया, लेकिन मैं वो आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहां एक्सॉल्टेड मींस उच्च का अर्थ क्या है, कि ये बहुत आनंद, यानी अपनी ऊर्जा को पूरा चरम पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत एक्साइट हो जाता है जब कोई प्लैनेट उच्च का होता है, उसका पार्टी चल रहा है, एकदम पूरा फुल एंजॉयमेंट चल रहा है, उसको हम बोलते हैं कि उच्च का प्लैनेट है। ठीक हो गया? तो मेष राशि, वैसे भी जो मैंने शुरुआत जहां से की थी कि सूर्य और चंद्रमा का जो कंजंक्शन सबसे ज्यादा फायदा देता है, वो मंगल के लग्नों को ही देता है। ठीक हो गया? ये आप कहीं भी नोट कर लीजिएगा, सूर्य और चंद्रमा का कंजंक्शन जो अमावस्या तिथि के पहलुओं पर गंभीर ऋणात्मक असर भी कई जगह हम देखने में मिलता है कि भाई ये तो अमावस्या का बर्थ हो गया है, उसका कई लोग शांति भी कराते। लेकिन जो मंगल के लग्न है, अगर ये कहीं लक्ष्मी त्रिकोण और केंद्र में मिल जाए मंगल के लग्नों में, तो फिर तो मैं कहूंगा आपकी लॉटरी लग गई। समझ में आया आपको? ये बात थोड़ा सा फिर से मैं दोहरा देता हूं। अगर हम इसको एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो टेक्निकली किस रूप में मैं इसको कहना चाह रहा हूं, भाई मैं मन से कह रहा हूं या इसका कुछ और दूसरा रूप भी है। अगर हम मंगल के लग्न लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप देख रहे हैं मंगल का लग्न है, मेष लग्न मंगल का ऑफिस माना जाता है। अब इसमें सूर्य और चंद्र का मिलन होगा तो क्या हो जाएगा? ये एक विष्णु हाउस और एक लक्ष्मी हाउस, दोनों के स्वामी मिल रहे हैं। और मैंने क्या बोला, वैसे तो कहीं भी मिले वो एक राजयोग तो बनेगा ही, लेकिन राजयोग में भी कहते हैं ना भी उच्च कैटेगरी, तो ये अगर कहीं इस हाउस में मिल जाए या इस हाउस में मिल जाए, तो फिर ये राजयोग परम बलशाली हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी तो लॉटरी लग गई। जिसको कोई अमावस्या के बल से, माने अमावस्या के कारण बलहीन बता रहा था, वो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन गया। और इसी प्रकार से आप मंगल का, वैसे भी मंगल के जो लग्न होते हैं उसमें सूर्य और चंद्रमा हमारे लिए योग कारक समान माना जाता है। ठीक हो गया? योग कारक एग्जैक्ट तो इसलिए नहीं बन रहा है बिकॉज वो केंद्र और लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी अकेला होकर तो बन नहीं सकता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक राशि है, लेकिन वो योग कारक के समान जरूर फल दे देगा अगर मंगल के लग्नों में वो कहीं कंजॉइन कर जाए, सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे हो जाए, अच्छे भावों का स्वामी है वो। अगर सूर्य कहीं लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी आ रहा है तो चंद्रमा विष्णु हाउस में आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर अब मंगल का दूसरा लग्न कौन सा ले रहे हैं, 8 नंबर, ठीक हो गया, 8 यानी वृश्चिक, 8 9 10 11 12 1 2 3
4, 5, 6, 7। और ये आपको पता है, आपने हमारे चैनल में पुरानी वीडियो में देखा होगा कि सबसे बली राजयोग में माना जाता है धर्म कर्म अधिपति योग, सबसे बली। और अगर वृश्चिक लग्न होकर अमावस्या के नजदीक जन्म हो जाता है, ठीक हो गया, वृश्चिक लग्न है, अमावस्या के नजदीक जन्म है, और यह अमावस्या का कारण कर्क और सिंह राशि बन रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसको थोड़ा और मतलब, क्योंकि हमें अब मैथ्स भी हमने पढ़ा हुआ है, ज्योतिष में मैथ। वृश्चिक लग्न है, सूर्य या तो माने सूर्य और चंद्रमा या तो नवम भाव में मिल रहे हैं या दशम भाव में मिल रहे हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं? वृश्चिक लग्न, महीना चल रहा है वही जुलाई अगस्त का महीना, जुलाई का एंड से लेकर अगस्त के एंड के बीच में अगर जन्म होता है आपका, और वो भी किस समय, हमारा 1:30 से 2 बजे 3-4 बजे तक का, यानी अभिजीत मुहूर्त का सूर्य है। और आपको पता है अभिजीत यानी जब सूर्य परम बली है, वही 12:30-1 बजे के आसपास सूर्य यहां है, और उसके 1.5-2 घंटे बाद तक भी वो यहां रहता है। तो मान सकते हैं भाई 1:30 से 2 बजे से लेके लगभग वही 3:30 बजे तक सूर्य आपको जुलाई एंड से लेकर अगस्त एंड तक यहां मिलने वाला है। यानी उन महीनों में अगर अमावस्या के नजदीक जन्म हो रहा है आपका, समझ में आ रहा है आपको, तो फिर आपके लिए ये पार्ट अच्छा माना जाएगा। लग्न अपने आप तय हो गया, क्योंकि उन महीनों में यानी जुलाई एंड में, यानी वही 15 जुलाई के बाद वाला, वही 18 जुलाई लमसम 17 जुलाई 18 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में आपको मिलेगा। और सूर्य कर्क राशि में अपने को मिल रहा है, और साथ में अमावस्या भी आ गई है, अमावस्या लग गई है। और जैसे मैंने बोला कि वो दोपहर के नजदीक का जन्म है, ठीक हो गया, 3 बजे का जन्म है, तो ये लक्ष्मी त्रिकोण में हमारा धर्म कर्म अधिपति योग बन गया। तो जिस अमावस्या से डर रहे थे, वो तो एक लॉटरी बन गई हमारे लिए। और जो वृश्चिक लग्न है वो तो एकांत के लिए और इस प्रकार की रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। आपको ये बात समझ में आ गई? जो बाय डिफॉल्ट इसका बल था, आत्मा और मन का मिलन, उसको उसने राजयोग से इनकैश करा लिया। तो ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर हम लोग मिस कर देते। तो केवल ऐसे काम नहीं चलेगा कि हम ये कह दें कि भाई ये ग्रह आपस में मिल गए और इसका ये फल होता है, सूर्य चंद्रमा का ये अर्थ होता है, ऐसा नहीं चलेगा। ये अलग अलग लग्न में और अलग अलग राशियों में एक अलग ही प्रकार का अपने को बल देंगे। तो वो बल अपने को यहां ध्यान रखना है कि वो किस प्रकार का विशेष बल अपने को प्रदान कर रहे हैं। ठीक हो गया? सूर्य और चंद्रमा के चर कारक संबंध भी देखने हैं। जैसे मैंने बोला बाय डिफॉल्ट हम सबका आत्म कारक मानते हैं सूर्य को, और अब डिग्री वाइज भी हमें सूर्य सबसे ज्यादा डिग्री का प्लैनेट मिल गया, तो डिग्री वाइज भी हम उसको क्या बना देंगे, फिर वो आत्मकारक तो था, अभी वो चरात्मकारक भी हो गया। और उसके बाद फिर हमने देखा भाई हमारा दूसरी डिग्री आमात्य कारक, अगर वो चंद्रमा आ जाए या मात्र कारक चंद्रमा आ जाए, अगेन इट इज वेरी गुड, बिकॉज चंद्रमा का जो मूल स्वभाव है, चंद्रमा एक दूसरे भाव के लिए बना हुआ है, उसको एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, इन सब चीजों का वो प्रोफेशन है, उसको ये सब आनंद आता है इकट्ठा करना, इसका बाय डिफॉल्ट नेचर ऐसा है। और मात्र कारक भी, मात्र कारक यानी जिसकी चौथी सबसे ज्यादा डिग्री है, तो वो चौथे का भाव के काम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो अगर वो डिग्री वाइज भी सूर्य और चंद्रमा का मिलन हो रहा है, सूर्य सबसे ज्यादा डिग्री, चंद्रमा दूसरी डिग्री लेकर मिल रहे हैं, या चंद्रमा चौथी डिग्री लेकर मिल रहे हैं, तो अगेन ये कंजंक्शन गुड माना जाएगा। और इसमें भी अगर कहीं ये लक्ष्मी त्रिकोण और विष्णु ऑफिस में हो तो बहुत बढ़िया होता है भाई। अब ये तो आप जानते ही हैं, इसमें मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपके केंद्र और लक्ष्मी त्रिकोण में ग्रह हैं तो भाई वो एक बहुत बढ़िया आशीर्वाद लेकर आया है। अब ये नहीं कहना है कि आशीर्वाद लेकर आया है तो फिर वो
चुपचाप बैठकर काम करेगा। हम आशीर्वाद वाले चार्ट को ऐसा नहीं मानते हैं, शांत होकर बैठ गया बस, वो 9 to 5 की जॉब में जाता है, उसका कोई समाज में कोई योगदान नहीं है, उसका अपना बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया है, उसका चार्ट में कोई भी ऐसा लक्ष्मी त्रिकोण और विष्णु औसस के बड़े राजयोग नहीं मिलेंगे। मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं, मैं किसी को मैं डिप्रेसिव थॉट नहीं देना चाह रहा हूं या भाई ये खराब जीवन है, लेकिन अगर हम कोई बहुत बड़ा भाई, जैसे हम देवता जो धरती पर उतरते हैं वो मनुष्य रूप में लेते हैं, तो उनके चार्ट अब देखते हैं उच्च के ग्रहों की संख्या केंद्र में लक्ष्मी त्रिकोणों में बहुत होती है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर अपना कुछ रह नहीं जाता है। तो कई लोग बार बार कंप्लेन करते हैं ना, सर मेरे चार्ट में तो एक ही ग्रह उच्च का है या 3 ग्रह ही केंद्र में। एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए वो ही ठीक है, क्योंकि हम उसी को अभी डिजर्व करते हैं। मैं इसमें अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार खा नहीं हूं, मैं खुद ही मैं लेवल में, मैंने बोला ना मेरा माइंड का लेवल 3rd क्लास, उसके भी नीचे मैं अपने आप को भाई, इसीलिए हमारी मेंटेलिटी कहां तक सीमित है, हमारी मेंटेलिटी में कुछ मिल जाए, इच्छा पूर्ति हो जाए, वहीं तक सीमित है। लेकिन कभी अगर ईश्वर की हम पर कृपा हो जाए और हमारी मेंटेलिटी वहां तक जब पहुंच जाएगी, तो फिर जो उच्च के ग्रह केंद्र और लक्ष्मी त्रिकोण में राजयोग बनाएंगे, सच में फिर हमें जो एक 9 to 5 वाला जो पैटर्न है, या ये हमारे लिए मेरा बैंक बैलेंस कितना, ये फिर हमें रास नहीं आएगा। फिर हमें संसार के लिए कुछ बड़ा आविष्कार, कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन करने का मन करेगा, बिकॉज आपको पता है आविष्कार के लिए अपना शरीर का सुख त्यागना पड़ता है। ठीक हो गया। अब ये चाहे पारलौकिक आविष्कार हो और चाहे लौकिक आविष्कारों की बात करें, लौकिक आविष्कार में भी एक बहुत बड़ी मेहनत और लगन लगती है। ठीक हो गया। वैज्ञानिक ऐसे कोई नहीं बन जाता है, तो ये बात ध्यान देने, वैज्ञानिक भी अपने आप में बहुत अनुशासित जीवन जी रहे हैं, चाहे वो संसार के लिए ही आविष्कार कर रहे हैं। बिना सच्चाई के कोई आविष्कार नहीं हो सकता है, झूठा व्यक्ति कहां आविष्कार करेगा। ठीक हो गया। तो केंद्र और लक्ष्मी त्रिकोणों में बनने वाले राजयोगों का महत्व ज्यादा समझना चाहिए। तो कंजंक्शन में आपने अभी देखा कि लग्नेश का दोस्त है उसमें, और फिर उस लग्न के लिए अगर वो योग कारक जैसा बनकर आता है तो उसका अलग ही महत्व है। तो मंगल के लग्नों में सूर्य और चंद्रमा के कंजंक्शन को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना। ठीक हो गया। और मैंने एक बात इसमें और भी ऐड की कि भाई सूर्य तो है, चंद्रमा के साथ जब जाता है थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है, लेकिन अगर कमांडर तलवार लेके बाहर खड़ा हुआ है, मजाल है किसी का कि भाई वो थोड़ा पोलाइट है, उसके बाद भी वो कुछ बोल जाए सामने वाले जातक के प्रति। मींस अगर कोई जातक आपने देखा कि भाई सूर्य और चंद्रमा आपको ऐसा मिला, तो आपके मन में ऐसा लग सकता है, भाई मैंने बोला कि राजा रनिवास में है तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में है, वो एकदम रूथलेस होकर एकदम आदेश देने की मुद्रा में नहीं होगा। लेकिन कहीं अगर मंगल एग्जॉल्टेड है और सामने नजर बनाए हुए ऑफिस में बैठकर, ऐसे व्यक्ति को कोई क्या बोलते हैं, इसको छू भी नहीं सकता, इसको कभी आंच नहीं आने देगा। भाई वो बाय डिफॉल्ट उसका जो रैंक है वो ऑबिडेंट है, वफादार है राजा के लिए, और वो लग्नेश होकर वो भी यहां आया हुआ है। और यहां पर आपको एक बात और बताऊं, अगर वो मंगल यहां भी आ जाए जो डेबिलिटेटेड होकर बैठा हुआ है, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आपने कमांडर को किचन में बिठा दिया है, लेकिन किचन में स्वयं फीमेल किंग या कह सकते हैं रानी बैठी हुई है, रानी यानी राजा का ही बल है ना रानी, तो उसका नीच भंग अपने आप हो गया, तो कमांडर वहां भी बली हो गया। अब कमांडर थोड़ा डिस्कंफर्ट हो जाता है जब उसको कर्क राशि में अकेला बैठना पड़ता है, बिकॉज उसका नेचर वैसा नहीं है कि भाई आपने रसोई घर में, किचन में या इंटीरियर पार्ट में उसको बिठा दिया। लेकिन जब स्वयं राजा वहां बैठा हुआ है, रानी वहां बैठी हुई है, तो उसको बोला भाई आपको एस्कॉर्ट करना है तो ठीक है कि सर आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरे बल से बली हूं। तो वैसे ही नीच भंग हो गया इसका। समझ में आ रहा है आपको। अब चंद्रमा ने मंगल का नीच भंग करवा दिया, इसको ही तो बोलते हैं नीच भंग। और यहां पर तो और बली बली बातें आने लग गई हमारे सामने, बिकॉज चंद्रमा और मंगल का मिलन वैसे ही एक बहुत बड़ा राजयोग बन गया मेष लग्न के लिए। तो मैंने बोला मेष लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, उसमें सूर्य और चंद्रमा का कंजंक्शन, लग्नेश की कृपा, जैसे मानो ये लग्नेश की कृपा ही है, यहां पर लग्नेश की दृष्टि, लग्नेश साथ में आ जाए तो ये तो लॉटरी है आपके लिए। यहां पर कुछ अमावस्या जैसा भय मन में पैदा नहीं करना है। हालांकि मैंने बोला मैंने जैसे खुद कहा, मैं अपने आप को क्या मानता हूं, मेरी बुद्धि अभी कमजोर है, इसलिए मैं अपने आप को 3rd क्लास कहता हूं। लेकिन भगवान ने बोला है कि मैंने जो दिया है
हम उसकी बुराई भी नहीं कर सकते हैं। बेशक से मैं थर्ड क्लास हूं, लेकिन अगर ईश्वर की मुझ पर कृपा हो जाए तो मैं उस फर्स्ट क्लास पर भी भारी पड़ जाऊंगा। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा ईश्वर की सृष्टि पर मेरा स्वाभिमान है कि ईश्वर ने जो बनाया वो गलत कैसे हो सकता है। समझ में आया? तो बहुत ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन इतने भी नीचे नहीं हो जाने चाहिए कि हम ईश्वर की कृति को ही छोटा साबित कर दें। बात समझ में आ गई आपको? तो जब आपसे पूछा जाए कि आप क्या बहुत बड़े व्यक्ति हैं, कि नहीं हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जब सुअवसर आए, कोई अधर्मी सामने हो, तो उसको नीचा दिखाने के लिए आपको इसीलिए बना है क्रोधाग्नि, उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। ठीक हो गया? मतलब मैं इसको गलत एंगल में बिल्कुल मत समझिएगा। अगर कोई विधर्मी हावी होता है, उस समय उसको दंड देना उसको बुरा नहीं माना जाता है। ठीक हो गया? और ये सब बातें जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये कुंडली विश्लेषण का पार्ट है, लेकिन आई कहां से है? क्योंकि जनरली हम कुंडली विश्लेषण आपने भी देखा होगा, हाँ भाई ये यहां पर है, ये नोट कर लो, ये ऐसे ऐसे होता है। ऐसे तो हम उल्टा और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई दफा लोग कहते हैं कि सर कुंडली विवेचना पढ़ने के बाद मैं बहुत ज्यादा अशांत हो गया। अशांत तो हो गई ना आप, जब हम उस कुंडली विवेचना से पहले या कुंडली जो सीख रहे हैं भगवत गीता का साथ नहीं ले रहे हैं। इसीलिए हम लोग पैरेलली, आप लोगों का जिस प्रकार से सहयोग रहा है, तो हमने 100 से ज्यादा वीडियो भगवत गीता पर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए हैं, ताकि आप ये जो मैं बातें बोल रहा हूं कुछ ऐसी, उनमें कुछ आपको कुछ ऐसी बातें दिखाई देती है कि भाई इसको बड़ा मान रहे हैं, फिर उसको छोटा भी मान रहे हैं। ये विचार कहां से आ रहा है? ये भगवत गीता से आ रहा है। तो सुप्रीम ग्रंथ आपको समझ में आया? बृहद पराशर होरा शास्त्रा के साथ आपको पैरेलली भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, तब आप ये समझ पाएंगे कि हां अहंकार भी कई दफा करना पड़ता है, जो धर्म की जय कराने के लिए अगर आवश्यक है तो। ठीक हो गया? तो ये कारकों वाली बात भी ध्यान रहेगी, जो एक जैमिनी पद्धति अनुसार एक अलग ऋषि का, ये अगर उसमें स्पेशली चंद्रमा अगर आत्मकारक होकर या मात्र कारक होकर मिलता है सूर्य को, तो फिर ये बढ़िया है। व्यक्ति आत्मा के संवाद में कुशल हो सकता है, इस प्रकार का कंजंक्शन। तो वो मैंने बोला ना, वो गंभीर जो विषय हैं, ऐसे विषय जो संसार से कम, कुछ ऐसे रिसर्च, खासकर मेडिटेशन और हठ योग का अगर पार्ट है, वेदांता के कुछ कठिन चीजें हैं, उसमें वो एक्सपर्ट हो सकता है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं, एक जब भी जनरल आइडिया लेना चाहते हैं कि भाई ये व्यक्ति कैसा है, बुद्धिमान है, कहता है संसारिक दृष्टि से तो बहुत चालाक है ये व्यक्ति, तो कई दफा भाई वो चालाकी हमें अच्छी लगती है, यार मुझे भी वैसा प्रैक्टिकल बुद्धि जिसको बोल देते हैं कई दफा। ठीक हो गया? भाई ये बड़ा प्रैक्टिकल है। लेकिन एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, जब हम आत्मशोधन की बात करते हैं, आत्मा को जानने की बात करते हैं, तो कई दफा हमें कुछ ऐसे विचार भी सुनने में आते हैं जो संसार की दृष्टि से प्रैक्टिकल नहीं है, वो थोड़ा अव्यवहारिक सा जान पड़ता है। कहता है यार ये अपना ठीक है, अपना कर्म तो उसने कर दिया, उसके बाद फिर इस प्रकार का जीवन क्यों जीता है? ठीक हो गया? भाई एकदम अलग प्रकार उसमें चला जाता है, किसी से बात नहीं कर रहा है, भाई उसको लिए जितना रिक्वायर्ड कर्म था उसने कर दिया। अब ये थोड़ी है कि अब वो संसार में ही लगा रहेगा, उस ट्रैप से तो उसको निकलना है। इस ट्रैप से वो लोग जल्दी निकल सकते हैं जिसका सूर्य और चंद्रमा मिला हुआ है। आपको ये बात समझ में आ गई? अब इसमें उन लोगों के मन में शायद थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिसका सूर्य और चंद्रमा आमने सामने है। कहता सर आपने तो एक अलग ही रूप पेश कर दिया, तो हमारा मन अब थोड़ा डिप्रेसिव हो गया। अभी सूर्य चंद्रमा अगर आमने सामने हो जाएंगे तो क्या वो अच्छा नहीं है फिर? अब ये चीज मैंने शुरुआत में ही आपको बोली थी, यहां पर हमारी अलग अलग जरूरतें हैं, हमारे अलग अलग प्रारब्ध हैं। सूर्य और चंद्रमा का कंजंक्शन इस संसार में जो चली आ रही मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के हिसाब से थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जो चली आ रही मान्यताएं हैं संसार की दृष्टि से, वो इसमें एकदम फिट हो जाएगा अगर उसका सूर्य और चंद्रमा आमने सामने। पूर्णिमा का चंद्रमा है भाई, उसका रूप देखने में उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको अपने रूप को बनाने में कि बड़ी ज्यादा मेकअप करनी पड़ती है। कई लोग होते हैं भाई वो रूप जब बनाकर आएंगे तभी वो थोड़ी देर सामने अच्छे दिख सकते हैं। हालांकि मैं रूप का कोई पक्षधर नहीं हूं कि अच्छा और बुरा रूप से तय होता, बट फिर भी मैंने बोला ना, संसार का जो विषय है उसमें पूर्णिमा का जो चांद है उसकी थोड़ी ज्यादा विशेषता है कि वो बिना मेकअप करे भी अगर स्टेज पर आ जाता है पूर्णिमा चांद वाला व्यक्ति, यानी चंद्रमा अगर सूर्य से 180 डिग्री सामने है,
तो ये बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाई देगा संसार के लिए। और जो सूर्य और चंद्रमा का मिलन है, वहां जहां तक आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो थोड़ा सा संसार के लिए घबराया सा हुआ है, वो हम उसको देखकर हमारा फर्स्ट जो रिएक्शन हो सकता है कि अच्छा इसको मिला है क्या, वो अवार्ड इसको मिला है। लेकिन जब वो उसकी लेखनी से बात करेगा, जब वो अपनी गंभीर उन बातों पर चर्चा करेगा, तो सारे नतमस्तक हो जाएंगे। ठीक हो रहा है? आपको ये बात समझ में आ रही है? तो अपना अपना अर्जित पुण्य हमने जो भी हासिल किया है, किसी को संसार के लिए हमने हासिल किया है, किसी को हमने कहा है भाई अब हमारा परलोक का भी हमें देखना है। तो वो उस दृष्टि से, बिकॉज जहां भी ये शब्द आता है परलोक, तुरंत एकदम क्या जाना था, परलोक यानी तो मृत्यु की बात कर रहा है। इस प्रकार से अपने को नहीं देखना है। मोक्ष यानी क्या बोलते हैं ज्यादातर लोग, कहते हैं मोक्ष यानी मृत्यु की बात कर रहा है, ऐसा नहीं समझना है। हम जीते जी मुक्त तो हो सकते हैं, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। महाभारत में धृतराष्ट्र और सनक सनंदन सनत कुमार जो संवाद है, यानी धृतराष्ट्र ने बड़ा गंभीर विषय पर प्रश्न किया था, ये विदुर नीति के ही अंतर्गत आता है। विदुर से प्रश्न किया था कि भाई ये संसार है या नहीं है। तो फिर विदुर ने कहा कि भाई मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको मैं नहीं दे सकता हूं। इसके प्रश्न का उत्तर के लिए आपको ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं उनका आवाहन करना चाहिए। तो वो फिर आए और उन्होंने वो प्रश्न का उत्तर दिया कि संसार है या नहीं है। तो मतलब इसके लिए आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा क्या बातचीत हुई थी। बाकी वो बड़ा बड़ा आनंद की भाई मृत्यु जो है वो मोक्ष ऐसा नहीं मानना है, ये सिनोनिम नहीं है, ऐसा विचार होता है। जीते जी भी कोई व्यक्ति बिना मृत्यु के मुक्त हो सकता है, यह बात उस संवाद से निकल कर आई थी। ठीक हो गया? तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा के मिलन को हम मोक्ष वाले पार्ट के नजदीक मान रहे हैं, मृत्यु वाले पार्ट से, क्योंकि हम संसार में ऐसी अवधारणाएं बन गई हैं अभी, लगता है भाई मुक्त हो गया। मुक्त हो गया मतलब वो शायद उसने सिधार गया तो उसको मुक्त हो गया बोल रहे हैं। लेकिन ये वो एंगल से नहीं समझना है, इसको समझना है कि वो जो मुक्ति वाली विचारधारा है, मोक्ष वाली विचारधारा है, उसका वो एक्सपर्टी है अगर उसका सूर्य और चंद्रमा मिला हुआ है। ठीक हो गया? बाकी अगर हम दूसरे और लग्नों को भी शामिल करें तो आप जानते हैं लग्न के अनुसार अलग अलग एजेंडा होता है प्लैनेट का। सूर्य और चंद्रमा यदि किसी शत्रु राशि में होकर कंज्वाइन हो रहे हैं और छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में कंज्वाइन हो रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा ये विचारणीय विषय है। फिर हमें थोड़ा विचार करना होगा, क्योंकि ये साथ साथ चलते हैं। जैसे 8 और 9, तो ये कौन सा लग्न है फिर ये? तो ये बृहस्पति का लग्न है और चंद्रमा का एजेंडा, चंद्रमा को क्या काम सौंपा गया है? चंद्रमा को अष्टम भाव का काम सौंपा गया है और सूर्य को धर्म भाव का काम सौंपा गया है। वैसे ऋणात्मक दिखाई दे सकता है, भाई अष्टमेश होकर वो नवमेश के साथ मिल रहा है, लेकिन उन दोनों में प्राकृतिक दोस्ती भी है, नेचुरल फ्रेंड्स हैं दोनों। तो ये दोनों यदि इस लग्न, क्योंकि लग्नेश के वो दोस्त हैं, बृहस्पति के प्रति उनकी जो भावना है दोनों की बड़ी अच्छी है, तो यानी इस लग्न के लिए वो दोनों कहीं मित्र राशियों में, यानी कर्क में, सिंह में या उच्च राशियों में मिल जाते हैं, तो फिर इसको यही समझना है कि अष्टम भाव का यानी मोक्ष का धर्म के साथ मिलन कर दिया। ठीक हो गया भाई? जैसे यहां मिल गया सूर्य और चंद्रमा, तो स्वग्रही सूर्य बैठा है, साथ में चंद्रमा आ गया, तो ये जो अष्टमेश है वो अपने से 2 होकर नवम भाव में बैठ गया। तो ये इसका धनात्मक पहलू विचारणीय होगा फिर, कि हमारा जो मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण, वो समाज के सामने फिर दिखाई देगा। ठीक हो गया? नहीं तो ये जो जागरण जैसे विषय हैं, कुंडलिनी जैसे विषय हैं, ये एकांतवास के माने जाते हैं। लेकिन जब वो धर्म भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है स्वग्रही सूर्य के साथ, तो फिर वो संसार के सामने एक बल होकर प्रस्तुत होगा। तो ध्यान देना है, अगर लग्नेश के मित्र होकर दोनों कंज्वाइन कर रहे हैं, जैसे मंगल मैंने बताया सबसे अच्छे माने जाएंगे, बृहस्पति भी अच्छे माने जाएंगे, बृहस्पति के मित्र होकर अगर वो जाएंगे तो वो भी अच्छे माने जाएंगे। और अगर इसके साथ साथ, मैंने बृहस्पति के साथ साथ कुछ ऐसे भी लग्न हैं जहां पर वो अगर उच्च के होकर बैठ जाएं, जैसे मान लीजिए हम यहां पर अभी
7 नंबर लग्न को ले लेते हैं। 7 नंबर लग्न में आप देखेंगे कि वो किस प्रकार की भूमिका में है। कि भाई हम 7 नंबर लग्न हमने ले लिया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। इस 7 नंबर लग्न में भी हमें स्टेटस और लाभ दृष्टि से इसका कंजंक्शन अच्छा माना जाएगा। ठीक हो गया। जो सूर्य और चंद्रमा सामान्यता हठ योग या मोक्षा स्टडी की बात करते हैं, वो सूर्य और चंद्रमा सामान्य विषयों से बिना ज्यादा एफर्ट्स के ही इसके ऑफिस का स्टेटस और उसकी रूटीन इनकम बहुत बढ़िया से मैनेज कर देंगे अगर वो सपोर्टिव राशि में कंज्वाइन हो रहे हैं। तो जैसे यहां भी अगर बैठ जाए, आपको पता है अभिजीत का बल मिल जाएगा सूर्य को, फिर अभिजीत मुहूर्त माना जाता है, दशम भाव का सूर्य। और अगर यहां पर भी कंज्वाइन हो जाए सूर्य और चंद्रमा, तब भी अच्छा माना जाएगा। तो कुछ ऐसे भी लग्न है, मैं आगे नहीं क्लियर कर रहा हूं, मटीरियल गेन की दृष्टि से। अभी यहां पर अगर कोई आत्म शांति की बात करना चाहता है, वो तो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, बिकॉज वो लग्नेश का तो शत्रु ही है। लेकिन जो हमने संसार की भावना रखी है, अभी जनरली कोई भी बात करता है कि भाई सर मेरा भविष्य कैसा रहेगा, थोड़ा बहुत भी अगर उसने स्टडी किया है तो वो 11th हाउस, 10th हाउस, इन हाउसेस को बहुत ज्यादा महत्व देता है। अब वो संसार की दृष्टि से तो उनको दोनों के स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया से मैनेज कर रहे हैं, तो अच्छा माना जाएगा। तो तुला लग्न थोड़ा सा यहां पर मतलब यहां एक्सेप्शनल जैसा दिखाई दे सकता है। और यहां पर एक बड़ी विचित्र बात भी है कि तुला राशि में ही जब सूर्य और चंद्रमा कंज्वाइन होते हैं तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये लक्ष्मी के उद्गम का समय भी मानते हैं, क्योंकि व्यापारिक दिन वही माने जाते हैं, यानी दिवाली के आसपास। दिवाली कब होती है? दिवाली का मतलब तुला राशि का सूर्य चल रहा है, अमावस्या है तो चंद्रमा भी वहीं आ गया। तो तुला राशि जो बिजनेस राशि मानी जाती है, व्यापारिक दृष्टि की राशि मानी जाती है, जब तुला राशि में सूर्य और चंद्रमा आता है तो फिर हम उसको दिवाली सेलिब्रेशन कहते हैं। और यहां पर भी माने तुला लग्न के लिए भी अगर सूर्य और चंद्रमा का मिलन है तो सामान्यता मटेरियल के लिए, वस्तुओं के लिए वो अच्छा माना जाता है। और जो ये बुरी कुछ बातें चली अमावस्या को लेकर, उसका ध्यान रखना वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, उसको हम कह सकते हैं भाई वो बट ये तुला लग्न हमारे लिए एक एक्सेप्शनल चीज है जिसको आपको और ज्यादा समय देना होगा, क्योंकि ये बिजनेस राशि है। और जो हम सबका आत्मकारक, नेचुरल जो आत्मकारक होता है सूर्य, अगर वो तुला राशि में आ जाता है तो फिर पूरा ना सिर्फ हमारा, पूरे राष्ट्र का, आसपास का माहौल वैसा बन जाता है, व्यापार में वृद्धि होने लग जाती है। चंद्रमा भी फिर वहीं आ जाता है। तो अगर आपके चार्ट में तुला लग्न होकर सूर्य और चंद्रमा मिल रहे, फिर आपको इतना ज्यादा घबराना नहीं है। इसको अमावस्या का दोष है कि मैं संसार से शून्य हो जाऊंगा, मेरा मटेरियल गेन का क्या होगा। ठीक हो गया। इसी प्रकार से आप और भी लग्न देख सकते हैं, जैसे 2 नंबर लग्न लेते हैं तो 2, 3, 4, 5। अब 2 नंबर लग्न में चंद्रमा को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है? एक छोटी छोटी यात्राएं, फ्रीक्वेंट यात्राएं, बोलना, छोटे भाई बहन। और चौथा भाव, सूर्य को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है कि भाई सूर्य को उनका माता, भवन, ये सब मैनेज करना है। तो सूर्य एक्सपर्ट ही नहीं है वैसे इस विषय का ज्यादा। ठीक हो गया। सूर्य को कैसे माता की तरह बर्ताव करना सूर्य को थोड़ा कम आता है। तो सूर्य सामान्यतः बोलते हैं अगर यहां बैठता है सूर्य बली होकर तो थोड़ा सा माता को कष्ट तो देता ही है। लेकिन अगर सूर्य चंद्रमा के साथ आके बैठ जाता है, मैंने बोला ना अपनी अग्नि को, फिर वो जल शांत कर सकता है अग्नि को, तो फिर वो माता के लिए जो ऋणात्मक पहलू था वो काफी हद तक कम हो जाता है। रहेगा तो उसका असर तो रहेगा ही, लेकिन सूर्य और चंद्रमा का इस भाव में मिलना, तो सभी लग्नों में आपको कुछ धनात्मक पहलू दिखाई देंगे। लेकिन जब कभी इस प्रकार से मिल रहे हैं 4 और 5, थोड़ा सा विचारणीय है। 4 और 5 यानी अगर 4 और 5 ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो आप खुद निकाल सकते हैं। अभी तक जो भी आपने हमारे चैनल पर वीडियो देखा कि कब यहां 4 और 5 आ रहा है, कब यहां 4 और 5 आ रहा है। उन लग्नों पर जब सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं तो वो एक विचारणीय है
क्योंकि सातवां भाव हमारा पार्टनरशिप होता है, और सातवें भाव के लिए बाय डिफॉल्ट जो हमने रूल बनाए थे, सातवें भाव के लिए सूर्य एक्सपर्टी नहीं है, उसको पार्टनर के साथ कैसे टैकल करना है, पार्टनर की प्रेजेंस है, उसको थोड़ा कम समझ में आता है। अगेन मैं क्लियर कर रहा हूं, कई लोग तुरंत इसी पे बात लिख देते हैं, भाई वाजपेयी सर, सनद सर तो बताते हैं कि भाई सातवें भाव का सूर्य खराब होता है। मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, खराब यहां कुछ भी नहीं होता है। हमारा प्रारब्ध जो हमें मिला है वो आपने रचाया है, वो खराब कैसे हो सकता है? अगर हम उसको खराब मानने लग जाएंगे, खराब अपने को मानना कुछ नहीं है, तो कभी भी फिर हम उस विचार से निकल नहीं पाएंगे। हमें तो मानना भी जो हमारे उस समय बुद्धि थी वो भी अच्छी थी, अब हमें बुद्धि में जो मिला है वो भी अच्छा है। क्योंकि अगर बार बार कोसने की मुद्रा में रहेंगे, कोसना यानी कंप्लेंट करना, वो तो कभी संसार बंधन से मुक्ति नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो ठीक है, हमारी बुद्धि कैसी थी तभी भी अच्छी थी और अभी भी अच्छी है। अभी उस विचार को तुरंत कैसे पालेंगे, फिर संसार ही खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इसलिए अलग अलग लगना। 3 नंबर अगर आप देखें तो 3, 4, 5, तो अब चंद्रमा का एजेंडा यहां बहुत बढ़िया मिल गया, सूर्य को बढ़िया। अब अगर ये दोनों कहीं स्वराशि होकर बैठ जाते हैं तो फिर वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कहीं वो यहां होकर बैठ जाते हैं तो फिर ये विचारणीय है। और मैंने बोला जैसे जीवन अनंत है ऐसे ज्योतिष भी अनंत है, लेकिन अभी का ये जो कंजंक्शन वाला पार्ट, इसमें मैं आपको क्लू देकर जा रहा हूं सिर्फ, बिकॉज सभी लग्नों के लिए अभी अलग अलग रिकॉर्ड कर पाना फलित थोड़ा मुश्किल है। बट आप, क्योंकि हमारी भृगु संहिता, मेरे अनुसार शायद आप लोगों ने सारी भृगु संहिता देख ली होगी, तो आप उसको अभी सरलता से डिकोड कर पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा क्लू देकर जा रहा हूं कि किस लग्न के लिए कंजंक्शन बहुत बढ़िया है, किस लग्न के लिए थोड़ा विचार करना है, और किन भावों में सूर्य और चंद्रमा का कंजंक्शन बढ़िया होता है। ठीक हो गया? जैसे सूर्य और चंद्रमा चौथे भाव में अगर कंजवाइन हो जाए प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज चंद्रमा नेचुरल कारक होता है, वो मैनेज कर लेता है। दूसरे भाव में भी अगर कंजवाइन हो जाए, खासकर कर्क लगन, तो आपको पता है ये प्रबल धन योग बन गया। सूर्य और चंद्रमा जो अमावस्या के नजदीक का जन्म है, कर्क लगन के लिए ये धन योग बन गया। लग्नेश बैठा है धन भाव में। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे जो भी आपने भृगु संहिता से सीखा है उसको अभी कंजंक्शन में भी मिलाना प्रारंभ करें, अलग अलग भावों में। ठीक हो गया? और जब हमें कुछ ऐसा लगेगा कि हमने एक कंजंक्शन पूरा कर लिया है, एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया है, उसके बाद फिर हम पुनः लौटेंगे और कुछ बातें ऐसी रह गई होंगी तो फिर हम वो डाउट्स भी कवर अप करेंगे। तो फिलहाल आपको कंजंक्शन वाला पार्ट कितना समझ में आया, इस बारे पर आप लोग अपने सुझाव दीजिएगा। तो ये सीरीज हम कोशिश करेंगे आगे कंटिन्यू करें, उसमें अलग अलग प्रकार, अलग अलग ग्रहों को किस लग्न के लिए कैसे देखा जाए वो आप लोगों को समझाने का प्रयास करें। आज का यह प्रयास कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।